जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। क्या डिफेंस पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए? कुछ पेंशनर्स हैं जो अपना पेंशन चार्ट बनाकर मुझे भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हमें ITR फाइल करना चाहिए, हमारी टोटल सालाना इतनी पेंशन है। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी ने लिखी ईमेल, किसे लिखी? CAG को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को। और दोस्तों ये लिखी गई है पेंशनर्स के फेवर में। एक मेल मैं आपको समझाऊंगा लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी की। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा क्या 2006 से पहले आए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा RBI ने जारी किया सर्कुलर नंबर 22। RBI ने एक सर्कुलर जारी करा है DA पर। RBI ने पुष्टि कर दी, कंफर्मेशन दे दिया कि जनवरी 2025 से DA 55% होगा। तो दोस्तों क्या यह सर्कुलर आप पर लागू होगा जो केंद्र के पेंशनर्स हैं या फिर केंद्र के सरकारी कर्मचारी है? यह सर्कुलर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। हवलदार का पेंशन चार्ट आया मेरे पास। 12 महीने का टोटल पेंशन है 4,01,570। दोस्तों ये टैक्स की रेंज में नहीं आते हैं, भारत सरकार इनका टैक्स नहीं काटेगी। हालांकि अगर ये भरना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो भर सकते हैं। जब आप भरोगे तभी तो पता लगेगा कि आप टैक्स की रेंज में आते हैं या नहीं आते। काफी ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो टैक्स की रेंज में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो भरते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं। वो अपनी इनकम दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार आपका टैक्स नहीं काटेगी। तो दोस्तों इनकी टोटल इनकम है, वैसे ये हवलदार है, सिपाही हो गए, नायक हो गए, हवलदार हो गए या फिर नायब सूबेदार हो गए या फिर सूबेदार हो गए, इनकी इतनी ज्यादा पेंशन नहीं है कि इनको टैक्स चुकाना पड़े। हालांकि अगर ये दूसरी जगह से कमा रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, गेमिंग से, तब दोस्तों ये टैक्स की रेंज में आ सकते हैं। लेकिन इनकी टोटल पेंशन, सालाना इनकम, एनुअल इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आती है। तो दोस्तों एक हवलदार थे जिन्होंने अपना पेंशन चार्ट मुझे भेजा था। इनकी टोटल इनकम है, मतलब टोटल पेंशन है 12 महीने की 4,01,570। तो दोस्तों ये टैक्स की रेंज में नहीं है। अगर आप पुराना टैक्स स्लैब देखें तो 7.5 लाख या फिर 7 लाख इनकी टोटल पेंशन नहीं है। इसलिए दोस्तों इनको भरने की जरूरत नहीं है ITR। हालांकि अगर ये दिखाना चाहते हैं अपनी टोटल पेंशन तो दोस्तों ये भर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी ने लिखी ईमेल CAG ऑडिटर जनरल को PCDA स्पर्श का CAG ऑडिट कराने के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी लगातार वेलफेयर से जुड़े लेटर आपके लिए लिखते रहते हैं भारत सरकार को। अब दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी ने एक मेल लिखी है CAG को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, ताकि CAG PCDA का ऑडिट करे। जो भी PCDA ने अभी तक भुगतान नहीं किए हैं पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, उसका पता लग पाए, पूरा एक्सपेंडिचर का पता लग पाए कि PCDA क्या कर रहा है, उसका पैसा कहां है, क्या वो कर रहा है, सब कुछ ऑडिट करा जाए CAG के द्वारा। तो दोस्तों ये मेल भेजी गई है ऑडिटर जनरल को। CAG PCDA एक्सपेंडिचर का और स्पर्श में चल रही प्रॉब्लम का ऑडिट करे। बहुत से पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, बहुत से पेंशनर ने शिकायत डाल रखी है, तो वो पैसा कहां जा रहा है ये सब पता लगाए CAG। तो दोस्तों ये मेल इसलिए लिखी गई है ताकि PCDA पूरा ब्यौरा दे CAG को। और दोस्तों जब CAG ऑडिट करती है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करती है, पूरी छानबीन करती है डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों अगर ये ऑडिट होता है तो फिर हमें पता लगेगा कि PCDA क्या गड़बड़ कर रहा है, पेंशनर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, पैसा कहां है जो पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है। और जैसा आपको पता है स्पर्श में भी प्रॉब्लम चल रही है।
अब जो भी भुगतान हो रहा है एरियर का, वो सब स्पर्श ही दे रहा है, पीसीडी स्पर्श मिलकर दे रहा है। तो स्पर्श का पीसीडी का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों हर एक साल उनका ऑडिट होता होगा, लेकिन क्या सीएजी के द्वारा ऑडिट होता है? अगर नहीं होता तो सीएजी फिर ऑडिट करे पीसीडीए का, स्पर्श का। यही इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमारे पेंशन डिपार्टमेंट का भी ऑडिट हुआ था सीएजी के द्वारा। लगभग 15 से 20 दिन ऑडिट चला था पूरा जबरदस्त तरीके से। हालांकि दोस्तों कुछ भी गलतियां नहीं पाई सीएजी ने हमारे पेंशन डिपार्टमेंट में, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर गलतियां पाई जाती हैं, अगर कुछ फॉल्ट मिलते हैं सीएजी को, तो दोस्तों फिर डिपार्टमेंट पे मुसीबत आती है, बहुत तगड़ा जवाब देना पड़ता है। ऑडिट पैरा बना के जाते हैं सीएजी, ऑडिट पैरा बनाते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है डिपार्टमेंट को, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। तो दोस्तों यही मांग करी है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने कि सीएजी ऑडिट करे पीसीडीए का और स्पर्श का। होना चाहिए दोस्तों, कम से कम पता तो लगे कि पैसा कहां है, किस तरीके से क्या हो रहा है, होना चाहिए वो भी सीएजी का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दी थी कि जो 2006 से पहले आए हैं उन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर एक केस भी चला था एएफटी दिल्ली में। हालांकि दोस्तों उस केस का निपटारा कर दिया गया, वो रिवर्ट हो गया। तो दोस्तों आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा अगर आप 2006 से पहले आए हैं। कुछ पेंशनर्स मानते नहीं हैं, कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि सर ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो भैया आप रिकॉर्ड से पूछ लीजिए, पीवार से पूछ लीजिए, वो आपको एक लेटर दे देंगे। अगर आप मेरी बात नहीं समझते या फिर आप जानना नहीं चाहते तो दोस्तों इसमें मेरी गलती नहीं है। आप रिकॉर्ड को लेटर लिखिए, वो आपको बताएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोस्तों 2006 से ही नोशनल इंक्रीमेंट लागू हुआ। अगर आप जून में रिटायर हुए तो जुलाई का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। अगर आप 7 सीपीसी में आए हैं तो या तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 6 सीपीसी में सिर्फ एक इंक्रीमेंट आपको मिलता था, क्योंकि 1/1/2006 से ही नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत हुई। अगर आप जून में रिटायर होते हैं तो आपको जुलाई का मिल जाता है। लेकिन अगर आप 7 सीपीसी में आए हैं, अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको फिर जुलाई का मिलता है, और अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का मिलता है। लेकिन 2006 से पहले ऐसा कोई रूल था नहीं, आपको कभी भी इंक्रीमेंट मिल पाता था। कोई फिक्स नहीं था कि आपको जुलाई में मिलेगा, जनवरी में मिलेगा। लेकिन असली शुरुआत 1/1/2006 से हुई है। इसलिए आपको 2006 से पहले जो आए आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप रिकॉर्ड ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा। अगर वो नहीं जानता तो फिर वो पीवार से पूछेगा, पीवार बताएगा, या फिर आर्मी हेडक्वार्टर बताएगा। मेरे अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा अगर आप 2006 से पहले आए हैं। 2006 के जो बाद आए हैं उनके लिए है नोशनल इंक्रीमेंट। फिर दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। जैसा आपको पता है सिद्धाराज के मामले में सुनवाई हुई थी, केस डिस्पोज ऑफ हो गया था, लेकिन अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, और ना ही भारत सरकार ने अभी कोई इस पर फाइनल फैसला दिया है। खाली एक ऑर्डर आया है 14 अक्टूबर का, उसके बाद कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट लेना है, अगर आप 2006 के बाद आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर लेके, डीओपीटी का लेटर लेके 14 अक्टूबर का, उसको लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर नंबर 22, और दोस्तों ये सर्कुलर है डीए पर 55% अप्रूव किया है, यानी जो 53% चल रहा है वो हो गया है 55% 1/1/2025 से। अब दोस्तों क्या ये सर्कुलर आप पर लागू होगा, जो केंद्र के कर्मचारी है या फिर जो केंद्र के पेंशनर्स हैं? नहीं दोस्तों, ये सर्कुलर उनके लिए नहीं है। लेकिन एक हिंट हमें मिल गई है, एक जानकारी हमें मिल गई है कि जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर 55% होगा। एक छोटा सा हम अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि जब तक भारत सरकार कैबिनेट में अप्रूव नहीं करती, जब तक दोस्तों ये नहीं होगा, भारत सरकार अलग इसे अप्रूव करेगी कैबिनेट में, इसका एक अलग ऑर्डर आएगा। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने जो ये सर्कुलर निकाला है, ये निकाला है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय के लिए। जी हां दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं, इनके जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए दोस्तों ये सर्कुलर निकाला है। और दोस्तों आरबीआई के सर्कुलर अलग चलते हैं, वो अलग सर्कुलर निकालती हैं अपने एम्प्लॉय के लिए।
ये सर्कुलर हर एक पे अप्लाई नहीं होगा। कुछ सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि हर एक पर यही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। इनका अलग सर्कुलर चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये सर्कुलर निकाला गया है, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय के लिए, उन पर यह लागू होगा सर्कुलर। तो दोस्तों इनका जो डीए है वो 1/1/2025 से 55% हो गया है। पहले 53 था, वो अब 55% कर दिया गया है। और दोस्तों उसका जो एरियर है, यानी जनवरी 2025 का डीए एरियर फरवरी की सैलरी के साथ पे किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। हालांकि दोस्तों जो ये सर्कुलर निकाला है ये इनके एम्प्लॉय के लिए निकाला है, लेकिन हमें पता लग गया कि 55% मिलेगा। आगे भारत सरकार 55% ही अप्रूव करेगी केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी के लिए। जैसे कि दोस्तों आंकड़ा भी आया था दिसंबर का, मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा था जब से ये आंकड़ा आया है कि 55% आपको मिलेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर करी सर्कुलर को लेकर। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।